नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। सूबा अपना, सरकार अपनी, सत्ता अपनी, लेकिन सियासत की फितरत देखिए कि एक हुकूमत का मुखिया देश की हुकूमत में बैठे सत्ताधीशों को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, सड़क से ललकार रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी चैलेंज कर रहा है। सियासत में ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। देश की सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक रायसीना हिल्स से कुछ ही दूरी पर केजरीवाल धरने का सियासी आयोजन कर रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मजमा लगा है, चारों तरफ टीवी कैमरे हैं, भीड़ है, कोलाहल है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है और इस हाई वोल्टेज नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्रीय किरदार हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। धरने पर बैठते ही केजरीवाल ने हाथ में माइक थामा और बोले, अगर सड़े हुए सिस्टम को बदलने की बात करना अराजकता है तो हां, मैं अराजक हूं। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि जब तक उनके मंत्रियों की नहीं सुनने वाले पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। केजरीवाल का टकराव दिल्ली पुलिस के साथ है और निशाने पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन है। केजरीवाल की इस जिद पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सुर एक हैं। दोनों पार्टियां कह रही है कि सड़क से सरकार नहीं चलती और केजरीवाल अपना काम करने की बजाय अराजकता फैला रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक मुख्यमंत्री का इस तरह से प्रतिबंधित वीवीआईपी इलाके में जबरन धरने पर बैठना क्या सही है? मुख्यमंत्री होकर केजरीवाल क्या दिल्ली में अराजकता फैला रहे हैं? और केजरीवाल को क्या वाकई जनता की फिक्र है या फिर ये चुनावी स्टंट है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए आज दिन भर का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। तख्त अपना, ताज अपना, राज अपना, फिर भी 21वीं सदी की सियासत का सूत्रधार बनने की होड़ कहें या राजनीति का अद्भुत चरित्र कि चौराहे पर बैठ गया एक राज्य का मुख्यमंत्री। सत्ताधीशों के खिलाफ उठे आक्रोश के इतिहास को बदल खुद धरने पर बैठ गए सीएम केजरीवाल। कानून की धाराओं से बेपरवाह अपनी मांग, अपनी जिद के साथ सड़क पर उतर गई दिल्ली सरकार। सचिवालय से निकले, चौराहों पर रुके, तमाम बंदिशों से बेफिक्र मुख्यमंत्री केजरीवाल का काफिला गृह मंत्रालय के सामने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस थी, वही पुलिस जिससे केजरीवाल के मंत्रियों का टकराव हुआ, जिससे आर पार का इरादा लेकर वो केंद्र सरकार के खिलाफ सीधी जंग में कूद पड़े। इलाके में धारा 144 लगी थी, पुलिस ने रेल भवन के पास रोका और मुख्यमंत्री वहीं धरने पर बैठकर केंद्र को ललकारने लगे। अगर 26 जनवरी की तैयारियों में कोई बाधा बनती है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, शिंदे साहब जिम्मेदार है। कितने दिन चलेगा उसका धरना? ये 10 दिन की तैयारी तो करके आया हूँ, छूट पड़ेगी तो और कपड़े मैं मानता हूँ जी, मैं व्यवस्था फैला रहा हूँ। ये देश देख रहा है और लोकसभा में ऐसा मजा चखाएगा इस कांग्रेस पार्टी को, ये जिंदगी भर याद रखेगा। 10 दिन तक डटे रहने की कसम खाई, अपने अंदाज में आम आदमी को आमंत्रित कर लिया, सनसनीखेज आरोप लगा दिए कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री तक पैसे पहुंचाती है। आज से पहले देश के किसी सूबे में खुद को अराजक बताकर सिस्टम के कायदों से बंधी सरकार को ऐसे टकराते हुए किसी ने नहीं देखा। अपने सीएम की आवाज दिल्ली के कानों तक पहुंची, सैलाब उमड़ने लगा, हालात बेकाबू हो गए, सड़क पर पुलिस से जबरदस्त टकराव हुआ। उग्र होती भीड़ में सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी घिर गए। देश की हुकूमत को सड़क पर खड़ा एक सीएम चुनौती दे रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने सलाह दी कि केजरीवाल पद की गरिमा का ख्याल रखें। समर्थन दे रही कांग्रेस ने कहा, सड़क से सरकार नहीं चलती, ये अराजकता है। केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो मुख्यमंत्री एक दिल्ली के, तो बड़े ऑफिसर, बड़े हुद्दे पर है वो, तो ये सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। आपने 2 मंत्रियों को बचाने के लिए और 3 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरे प्रशासन को ठप करके धरने पर बैठ गए। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा निंदनीय कोई और कार्य नहीं हो सकता। केजरीवाल जी की पार्टी और केजरीवाल साहब ने इस वक्त जो कदम उठाया है, मैं समझता हूँ उनकी उल्टी गिनती जो है वो इस वाक़े को लेकर के शुरू हो गई है। उधर दिल्ली की सड़क पर हंगामा बढ़ता गया। सत्ता में बैठकर विपक्ष का हक मारने वाले केजरीवाल से त्रस्त बीजेपी की बैटरी भी चार्ज हुई। पार्टी बोली, आम आदमी के नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल आम आदमी को ही अराजकता के अंधकार में ढकेल रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार की
असुविधा की है। मुझे लगता है कि सरकार चलाना और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना, इन दोनों में कम से कम अब उन्हें फर्क करना चाहिए। सड़क से सिस्टम बदलने के फॉर्मूले में माहिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद भी चौराहे से ही राजनीति का चरित्र तय करने की कसम खा रहे हैं। ऐसे में सियासी तपिश के बीच सवाल यही है कि मुख्यमंत्री होकर केजरीवाल के धरने पर बैठने से क्या अराजकता फैल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केजरीवाल जब अन्ना हजारे के साथ थे तब, केजरीवाल जब सड़क पर थे तब, केजरीवाल जब पार्टी बना रहे थे तब, और जब पार्टी बनाई तब केजरीवाल ने कई बार धरने दिए, प्रदर्शन किए। केजरीवाल की ऐसी तस्वीरें आपने कई बार देखी। पहली बार केजरीवाल सीएम बनने के बाद भी धरने पर बैठे हैं। उनके साथ बहुत सारे उनके कार्यकर्ता हैं। 4000 पुलिस बल वहां तैनात है, क्योंकि केजरीवाल ऐसे इलाके में जाकर धरने पर बैठे हैं जहां किसी को जाने की, धरने के लिए इजाजत नहीं होती, क्योंकि वो वीवीआईपी जोन है। वो इलाका एक मुख्यमंत्री ही वहां जा सकता है धरना देने के लिए। सवाल उठता है, केजरीवाल का क्या यह तरीका सही है? क्या केजरीवाल अराजकता फैला रहे हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं अमोद कंठ, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं, और अरुणाचल में और गोवा में डीजीपी रह चुके हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, आनंद प्रधान, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, और महाबल मिश्रा, दिल्ली के सांसद। सबसे पहला सवाल दिलीप पांडे, कहा जा रहा है आप अराजकता फैला रहे हैं, एनआरकी है ये। मुख्यमंत्री ऐसी जगह पर अनशन माफ करें धरने के लिए बैठे जहां किसी को धरने की इजाजत नहीं है, लेकिन चूंकि वीवीआईपी वो खुद हैं, वो आम आदमी नहीं है, खास आदमी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ऐसी जगह पर पहुंचकर धरने पर जिद में बैठ गए जहां किसी को धरना देने की इजाजत नहीं, और उसके बाद कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील कर रहे हैं। पूरी तरह अव्यवस्था है। ये एक किस्म की अराजकता नहीं है दिलीप पांडे? देखिए, अपने राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए धरना पे बैठना अगर अराजकता लगता है किसी को, तो लगता रहे, वो अपनी सोच के साथ अपनी दुनिया में गुम रहे तो ज्यादा अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है कोई मुख्यमंत्री धरने पे बैठा हो। ऐसा इतिहास के पन्ने अगर पलटेंगे तो ऐसे बहुतेरे मुख्यमंत्री धरने पे बैठे हैं। सवाल यहाँ पे बड़ा ये है कि क्या वाकई हम इस तरह के अवसाद की राजनीति में फंस चुके हैं जहां महिलाओं की सुरक्षा, अपने राज्य के लोगों की, नागरिकों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना अराजकता कहा जाने लगा है। निर्भया और गुड़िया का जब कांड हुआ था और जब दिल्ली की जनता अपने प्रतिनिधियों के दरवाजे पहुंची थी, तो पूरी मीडिया, पूरे देश की जनता, दिल्ली की जनता चीख चीख के कह रही थी कि इन प्रतिनिधियों को बाहर आना चाहिए। दिलीप पांडे, धरना देना या प्रदर्शन करना ये अराजकता नहीं है, लेकिन ऐसी दिलीप पांडे ऐसी जगह पर अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया, और उसके बाद आप देश भर में कार्यकर्ताओं से वहां पहुंचने की अपील कर रहे हैं। कल केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि सिर्फ मंत्री बैठेंगे, अब आप अपील कर रहे हैं। तो एक तरह से एक नई मुश्किलों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जनता को एक परेशानी में भी फंसा रहे हैं। आप दूसरे तरीके भी अख्तियार कर सकते थे, बजाय इसके कि सड़क पर आपने पहले भी संघर्ष किया, आप मुख्यमंत्री रहते। इस तरह से जो आप कर रहे हैं, इसको बहुत सारे लोग अराजकता मानते हैं। अराजकता की तरफ आप दिल्ली को बढ़ा रहे हैं। दो बातें हैं अंजू साहब। पहला तो ये कि अगर इससे परेशानी हो रही है और ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि इन सब चीजों का पूर्वाभास रहा होगा, तभी मेट्रो स्टेशन वगैरह सब बंद कर दिए गए थे। तो क्यों नहीं शिंदे साहब ने जो जायज मांग कर रहे थे, हम 3 पुलिस अधिकारियों के सस्पेंशन की, वो मान लेते तो ये सारी नौबत नहीं आती। तो हमसे पहले तो शिंदे साहब और केंद्र सरकार पहले जिम्मेदार है अगर इन सारी अव्यवस्थाओं के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अगर दिल्ली पुलिस को इसके अंदर आना है, दिल्ली सरकार के अंदर आना है, अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी, सड़क पे भी करेगी और संसद में करेगी। लेकिन उस संघर्ष का ये तरीका नहीं होता। चलिए दिलीप जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। उस संघर्ष के कई दूसरे तरीके होते हैं, क्योंकि अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं फॉलो कर रही? दिलीप पांडे, बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में ये था, कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में था, आपके भी मैनिफेस्टो में है। उस मैनिफेस्टो पर अमल कर सकते हैं आप, लेकिन सवाल इस तरीके पर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से असहमत। दिलीप, आपके पास आऊंगा एक बार संक्षिप्त टिप्पणी। पहले विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी आज आलोचना कर रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप लूजर हैं दिल्ली में एक तरह से, इसलिए आपको आलोचना करना आपका बनता भी है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्यों आप लोग अराजकता करें? उनका तर्क है कि वो जनता की मांग के लिए गए, क्योंकि अगर पुलिस वाले मंत्री की नहीं सुनते तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर नहीं है। अजीत जी, इशू ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के कार्यालय के बाहर खुद हजारों लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और जब इन्होंने लोगों से कहा कि आप अपनी समस्या बताओगे तो हजारों लोग आ गए। तो इनको लगा कि जो इनके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, मैं उनकी समस्या का समाधान करने से तो अच्छा है मैं खुद एक समस्या लेकर के कहीं जाकर धरने पर बैठ जाऊं। अब गवर्नेंस में है,
आप गुड गवर्नेंस का उदाहरण पेश करिए। जो लोग हजारों आपके धरने पर बैठे हैं, आपके कार्यालय के बाहर दिन रात, जिनको आपने जो वायदे किए थे पहले उनको तो पूरा कीजिए। और दूसरा, आप गए थे वहां पर 3 SHO को सस्पेंड कराने, और आप जनता, मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अजीत जी, जनता के कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर आप जिस तरह की अपनी ओछी और अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है और ये सबसे बड़ा, मैं ये कहूंगा कि झूठ है। चलिए, और एक प्रकार का जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसका जवाब लेते हैं। एक बार आपके पास आऊंगा आमोद साहब, जब हम बात करेंगे उस घटना की। महाबल मिश्रा साहब मुस्कुरा रहे हैं, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, महाबल मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो भी वही कहना चाहते हैं जो विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं। महाबल जी, आपकी मुस्कुराहट में साफ साफ देख रहा हूं। नीम अफजल ने कहा इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो गिनती कब पूरी हो जाएगी? देखिए, उस गिनती पूरी होने पड़े, लेकिन जनता जो त्रस्त हो रही है, स्वयं जनता अब उब चुकी है इनके छोटी सी अंतराल में। और जिस तरह से आज हिंदुस्तान में पहली बार देख रहा हूं जो कोई सीएम आज अपने सूबे के लिए बैठने की बात कर रहा है उस जगह जहां 144 लागू है, जो सीएम ही कानून का पालन नहीं करेगा तो देश की जनता क्या करेगा? तो ये सीएम नहीं बल्कि ये देश में अपने काम से फेल हो गए हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जनता इनको अब खोज रही है, तो धरना पर ये बैठ गए हैं जो हमको जवाबदेही से छुटकारा मिल जाए। तो मैं तो समझता हूं केजरीवाल साहब को अपने आप सरकार से सरेंडर कर देना चाहिए। इस तरह के माहौल खड़ा करके और दिल्ली को जलाने की काम ना करे। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहा जो यहाँ आने के लिए, आज 26 जनवरी हमारा नेशनल फंक्शन है, उसको आज अराजकता फैला रहे हैं। चलिए, इसका जवाब लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता से दिलीप जी। अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि देश भर के लोग पहुंचे और 26 जनवरी है, आप जानते हैं वहां परेड हो रहा है, वहां तमाम तरह की तैयारियां हैं। उन्होंने अपील की सब लोग पहुंचे, जैसा कि बीजेपी भी करिए, कांग्रेस भी करिए। आप एक तरह से भीड़ तंत्र का सहारा ले रहे हैं, दबाव बना रहे हैं और ये अराजकता फैला रहे हैं। आप कह सकते हैं लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लेकिन जहां आप कर रहे हैं, जिस ढंग से कर रहे हैं और जबरन कर रहे हैं, ये क्या लोकतंत्र का बेजा इस्तेमाल नहीं है एक मुख्यमंत्री की तरफ से? दिलीप पांडे। अजीत साहब, ये मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर पूरी दिल्ली की जनता, अगर दिल्ली पुलिस की अराजकता से परेशान है और एक स्वर में अगर ये कह रही है कि ये चीजें बदलनी चाहिए, तो पूरी दिल्ली के अराजक तत्व है। हमें समझना पड़ेगा कि जो कानून को तोड़ने की बात महाबल मिश्रा जी ट्रांसफर करिए, जिस कानून को दिल्ली की समस्या कैसे हल होगी? अगर आज होम मिनिस्टर 3 SHO को ट्रांसफर कर दे तो धरना वापस हो जाएगा। आप कंप्लेन करके उसका आप धरने पर बैठने आए थे 3 SHO का ट्रांसफर करवाने के लिए, सभ्यता का ध्यान रखते हैं। आपने कहा था सस्पेंड नहीं तो ट्रांसफर ही कर दीजिए। एक बार सुन लेते बोल रहा था, आपके पास बोल रहा हूँ, यही मैं इसलिए कह रहा हूँ, जनता के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं। एक बार सुन लेते दिलीप पांडे। ईगो अपनी सेटिस्फाई करना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि आपके मंत्रियों से चूंकि झड़प हुई इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया, वो 3 SHO का पूरे सम्मान के साथ कम से कम मूल मांग क्या है? नहीं, अजीत साहब, मेरी घोर आपत्ति है। जब उनकी बात सुनी जा रही, दूसरों की बात विजय जी जवाब देने ये बहुत गलत बात है। विजय जी जवाब, विजय जी एक मिनट, महाबल मिश्रा एक मिनट, आप लोग जवाब तो उनको देने दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस जवाब आ गया उनका, एक मिनट जवाब आ गया। गुमराह कर रहे हैं वो, एक मिनट, गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे। चलिए उनको जवाब देने। पहले जो दिल्ली की गवर्नमेंट के अधिकार है, पूरे कामों का क्या हुआ? लोग वहाँ तड़प 11 लोगों की मौत हो गई। आपने कहा था दिल्ली के अंदर अपने मुद्दे से बना रहे हैं, लोगों 11 लोग सड़क पर मरे हैं। देश को आप जवाब दें, 11 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत बौखलाहट समझ में आ रही है बीजेपी और कांग्रेस की। एक मिनट दिलीप जी, आपसे जवाब लेंगे। आप गुमराह कर रहे हैं। दिलीप जी, 11 लोग मरे हैं दिल्ली की। बौखलाहट समझ में आ रही है कांग्रेस बीजेपी। जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिलीप पांडे एक बार जवाब दीजिए, उसके बाद अमोद कांत के पास आऊंगा। दिलीप जी, आपने तमाम बातें की। इन लोगों का कहना है कि चूंकि चुनावी मौसम है इसलिए आप फायदे उठाने के लिए इस तरह से एक राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, सड़क पर आ गए, जबकि आपको अभी आप सरकार में हैं, आपको अपना वायदा निभाने के लिए सरकार में काम करना चाहिए। पहले तो मैं महाबल मिश्रा जी को, विजेंद्र गुप्ता जी को ये कहूंगा कि आवाज की ऊंचाई से आपकी ईमानदारी और सच्चाई का पता नहीं चलता। दूसरे को बोलने दे, गलत बात है। आप ही बोल रहे हैं। दूसरी चीज अगर ये किसी फायदे के लिए हो रहा है, आपकी आवाज किसी फायदे के लिए हो रहा है, तो हम सब यहाँ बैठे हुए लागू है, वहाँ आवाज गुंजा रहे हैं। सबसे अराजकता आप कर रहे हैं।
प्रजातंत्र में आप रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन रहे मैं हैं। जीत नहीं और पाऊंगा। उल्टे चुप रहते। महाबल मिश्रा जी, आपका एक मिनट, महाबल जी। 127 साल का अनुभव है सीखने का, भारतीय जनता पार्टी का 37 साल का अनुभव है सीखने का। हम नहीं जीत पाएंगे। मुझे अपनी बात कहने दीजिए शाली। चलिए अपनी बात कहिए। एक मिनट, बाकी लोगों को भी समझ लो। इसका फायदा हो रहा है। एक मिनट इससे फायदा हो रहा है दिल्ली की जनता का। एक मिनट, दिलीप पांडे। दिल्ली की जनता के अजीत साहब की बात एक मिनट दिलीप पांडे आपके पास आऊंगा। दिलीप पांडे एक मिनट चाहूंगा मैं। दिलीप पांडे एक मिनट आपके पास आऊंगा। अमोद कंठ भी हमारे साथ हैं। अमोद कंठ दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, दिल्ली पुलिस में भी रहे, डीजीपी रहे दूसरे 2 राज्यों में। जो मामला पूरा है, दिल्ली पुलिस के 3 एसएचओ के सस्पेंशन की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन एसएचओ को जैसे मंत्री चाहते थे, एक खिड़की एक्सटेंशन का मामला 2 और मंत्रियों का है। क्या यहां लगता है कि उनकी मांग जायज है जिस ढंग से रात में मंत्री गए, या उसमें कुछ ग्रे एरिया है? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इस पूरे मसले से जुड़ा हूं प्रयास के माध्यम से। ये संस्था है बच्चों की, आपको मालूम है यहाँ महिलाओं के लिए हम काम करते हैं बहुत बार, और एक संपूर्ण संस्था है जो इत्तेफाक से शोभा जी चलाती हैं, शोभा विजेंद्र, और हम लोग एक ही ढंग का काम करते हैं। वो महिलाएं जो पीड़ित होती हैं उनके बारे में हमारे पास खबर मिलती है। मुझे ये खबर मिली 17 तारीख 18 तारीख को कि कुछ खिड़की गांव के नजदीक में जो कुछ महिलाएं थी, जो अफ्रीकन ओरिजिन की महिलाएं थी, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है 15-16 तारीख की रात को। लिहाजा इसकी इंक्वायरी की जाए। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी 200 इंक्वायरीज प्रयास से पहले से है साउथ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मैं इंक्वायरी करने इसलिए गया क्योंकि मुझे पता था कि इसमें लॉ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, बहुत सारी बातें हैं। मैंने इंक्वायरी की। 3 बातें बताना चाहता हूं तमाम लोगों के लिए, ताकि स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पे जिस घटना के माध्यम से, जिस घटना की वजह से ये तमाम तूफान मचा हुआ है, वो घटने की सच्चाई क्या है मैं स्पष्ट कर दूं। वहां पे ये सही होगा कि कुछ मोटी मोटी खबर बताई गई कि इस इलाके में कुछ गलत काम होता है। हर इलाके में दिल्ली में होता है गलत काम। उस गलत काम के आधार पे डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया मुझे, मैंने उनसे इंक्वायरी की कि वो वहां पे जाकर उन्होंने इंक्वायरी किया तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। वो रात में गए थे, 13-14 की रात को गए थे, इंक्वायरी की थी और बताया था। जब मैं वहां पे पहुंचा इंक्वायरी करने के लिए तो मुझे पता लगा कि 2 महिलाएं युगांडा की रहने वाली हैं। एक महिला ने मुझे ये बताया, 2 महिलाएं साथ आई जो इस घटना से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि 1 बजे रात में वो सहारा मॉल से यहां आई थी। वो अपने टैक्सी से उतरी। वो टैक्सी से जैसे ही उतरी उनको कुछ लोगों ने घेर लिया। उनमें ये मंत्री महोदय भी शामिल थे और उसको मोलेस्टेशन की हुई, उनको बुरी तरह से झकझोरा गया। उनके साथ वो बर्ताव किया गया जो सिविलाइज सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, भारत के कानून के खिलाफ है। दूसरी महिला ने ये बताया मुझे कि उसको इन्होंने हिट किया, उसके सर पे चोट थी। उसका अब तक मेडिकल नहीं हुआ था, मेडिकल मैंने करवाया पुलिस में जाकर के। उसके सर पे यहाँ पे चोट थी और उसने ये बताया, जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि ग्रे कोट में वैसे थे, वो डिस्क्रिप्शन मंत्री महोदय का था। लिहाजा उस समय तक पुलिस नहीं आई थी, सिर्फ क्राउड थी वहां पे। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने इनको सेव किया। नहीं, 1 मिनट समय दे मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, प्लीज गिव मी टाइम। दूसरी बात, पहली घटना। दूसरी घटना ये हुई कि जबकि पुलिस उनको लेके चली गई, इन 2 महिलाओं को, जिनमें एक को मोलेस्ट किया गया, एक को पीटा गया और मंत्री महोदय ने खुद किया। दूसरी बात ये हुई, दूसरी घटना ये हुई कि 4 औरतें उसके बाद आईं, वो भी अफ्रीकन थी। जब वो गाड़ी में आई तो उनको गाड़ी में ही रोक लिया गया, गाड़ी में उनको बंद कर दिया गया, रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया। 2 घंटे तक हुज्जत की गई, परेशान किया गया, तंग किया गया। उसके बाद उन लोगों को फोर्सिबली ले जाकर के उनका यूरिन टेस्ट कराया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स में कैविटीज को सर्च किया गया, जो टोटली इलीगल था। तीसरी घटना उसके साथ जो हुई, सभी मंत्री ने लीड किया। तीसरी घटना ये थी कि ये सभी लोग जो हैं ये चले गए घरों में, घर के ताले इन्होंने जबरदस्ती खुलवाए, घर के अंदर घुसे, अंदर जाकर के इन लोगों ने वहां पे हाउस सर्च किया। मैं जानना चाहता हूं कि तमाम बातें जिसमें कि बहुत गहरे अपराध हुए, इस मंत्री के लिए ये तमाम बातें क्यों हो रही हैं? मैं चाहता हूं क्यों किया जा रहा है? जवाब पार्टी की तरफ से दिलीप यही पांडे सच्चाई है। इसका जवाब दे। दिलीप पांडे जो अमोद कंठ हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, इन्होंने कहा इनकी जांच से जो पता चला, आपने सुना, मेरी जांच नहीं आप थी, जवाब दें। ये एक सामाजिक संस्था की जांच थी जो मैं लीड कर रहा था। जी दिलीप पांडे, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल भी सामने आए, कोई भी सामने आए, तो मैं इसको साबित कर दूंगा। और यही एविडेंस है, तमाम एविडेंस यहाँ पे बताइएगा आप मुझे, जब मुझे शुरू करना होगा। जी जवाब दीजिए दिलीप पांडे। हाँ, अब मैं जवाब देता हूँ। निवेदन है कि 20 मिनट हो गए आप, बस इतनी छोटी सी बात, मेरी रिक्वेस्ट है। डीजीपी साहब जब वहां पे गए होंगे, मैं डीजीपी नहीं हूँ, पूरा भरोसा है कि वहां के एनजीओ की तरफ से गए, एनजीओ चलाते हैं प्रयास के माध्यम से। चलिए कोई बात नहीं, मुद्दे पर आते हैं। हाँ,
ठीक है, जो जिस संस्था के माध्यम से आप गए हो, मुझे पूरा विश्वास है कि वहां के लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, युगांडन महिलाओं से आपने बातचीत की, तो वहां के लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, वहां से भी कुछ ना कुछ निकल के आया होगा। वो भी आप देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बताएं कि वहां के लोग क्या कह रहे थे। मेरे पास एक पेपर है, इस समय कैमरे पे फ्लैश कर रहा हूं मैं। वहां की रेसिडेंट्स वेलफेयर अथॉरिटी ने 26 नवंबर को रिटर्न कंप्लेन करी है दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को। इसके बाद 2 दिसंबर को रिटर्न कंप्लेन की गई है दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को। इसके बाद 14 तारीख को लिखित कंप्लेन की गई है सोमनाथ भारती जी को। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संस्था ने इन कंप्लेंट्स के बारे में जांच पड़ताल करी? क्या इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई कंप्लेंट है तो महिलाओं की आप क्या फिजिकली उनको मोलेस्ट करेंगे? दिल्ली पुलिस आप महिलाओं को वहां से उठा के ले जाएंगे? ऊपर अब तक कौन सी कार्रवाई करी? नहीं, एक मिनट, ये घटना अलग है। अगर कोई जनरल कंप्लेंट आता है किसी जगह के बारे में, इससे कोई ताल्लुक की घटनाओं का नहीं है। शांतिपूर्वक मैं खास महिलाओं की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की बात कर रहा हूँ। जो महिलाएं अफ्रीकन लेडीज हैं, फॉरेनर्स हैं, और माइंड यू, सुन लीजिए मेरी बात, इनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में पूरी की पूरी अपॉलॉजी देनी पड़ी। सारे के सारे जितने भी एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स को बुलाना पड़ा, बुला के माफी मांगनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि हमसे गलती हुई है। सवाल ये उठता है कि देखिए स्पेसिफिक इंस्टांस की बात है। देखिए अपराध होते हैं, एक मिनट, अपराध होते हैं, अपराध दुनिया के हर देश में होते हैं, दिल्ली में अपराध बहुत होते हैं, आप मुझसे बेहतर नहीं जानते हैं। 34 साल काम किया पुलिस से मैंने। अपराध होते हैं, बहुत गलत है, भयानक चीज होती है, इन्हीं अपराधों को रोकने की हर कोशिश भी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अपराध कहीं एक समाज में होते हैं तो किसी व्यक्ति को पढ़ के बेइज्जत तो नहीं करेंगे, महिलाओं के साथ वो बर्ताव तो आप नहीं करेंगे। आपने दिलीप, आपने महिलाओं की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, यहाँ पे आपके मंत्री ने उसी महिला को असुरक्षित नहीं किया, उसके खिलाफ जघन्य अपराध किया है। जवाब लेते हैं दिलीप पांडे से। और एक बात और कही जा रही है कि आपके मंत्री इस ढंग से रात में छापामार दस्ते की तरह निकलते हैं। सोमनाथ भारती के बारे में एक और खबर आई कि कहीं और किसी रेस्टोरेंट का लाइसेंस मांगने आधी रात को चले गए। तो सवाल उठता है, किसी सिस्टम में, किसी फ्रेमवर्क में आप काम नहीं करते हैं और कई बार कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जिसका आमोद कंठ ने इशारा किया। मैं अमोद कंठ जी चैनल के भाई मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं उनसे। मैं आऊंगा महाबल मिश्रा, आपकी बेचैनी समझ रहा हूं महाबल जी, आऊंगा जरा दिल को सुन लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये बात कह रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बात कर रहे थे और इस बात के कहने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए वो तैयार हैं। अमोद कंठ जी ने आपके चैनल के माध्यम से ये कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने भीड़ के साथ उस महिला को मोलेस्ट किया। कानून मंत्री साहब, कानून मंत्री सोमनाथ भारती की बात कर रहे हैं। अमोद कंठ जी का, और ऐसा कहने के पीछे वो पूरी जिम्मेदारी से एक संविधान को मानने वाले एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उन्होंने वक्तव्य दिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, महिला कह रही है, मैं आपको बता कीजिएगा, मैं पुलिस ऑफिसर रह चुका हूँ, जो मैं कहता हूँ आपने ये बात कही, महिला ने ऐसा कहा, उसका बयान है। ये बात जितनी जिम्मेदारी से कही है, मैं चाहूंगा कि उसी जिम्मेदारी से आप अपनी इस बात पर टिके रहेंगे। पहली बात रहूंगा, आप इन्वेस्टिगेट करने गए थे, आपने अपना पक्ष रखा है, पहली चीज तो है। दूसरी चीज ये कि इस पे अभी तक कोई भी एविडेंसेस ऐसे नहीं मिले हैं जिससे यह साबित होता हो कि उन्होंने ऐसा किया है। बयान है, उन्होंने बयान मेरे सामने किया, मैंने उनकी रिसीपी को पेश कर दिया। माफ कीजिएगा, जब वो कह रही, एक बात और, जब वो कह रही थी भारती जब घटना स्थल पे पहुंचे उस समय उनके साथ पुलिस वहां मौजूद थी। मैं जवाब दूंगा, चलिए इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बार बीच में महाबल मिश्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। महाबल मिश्रा जी अपनी बात करें, उसके बाद हम आएंगे आनंद प्रधान की। अभी तक इसमें हमने इनसे बात नहीं की। महाबल मिश्रा। अंजू भाई मैं सरण पांडे से पूछना चाहता हूं, सरकार बनी है कानून की रक्षा करने के लिए, कानून तोड़ने के लिए। दूसरी बात, इनके मैनिफेस्टो महिला की सुरक्षा करने गए थे या महिला को अपशब्द करने गए थे? जब कानून ये बनाए थे, कानून सरकार बनाती है, मंत्री का काम कंप्लेन करना है और पुलिस का काम कंप्लेन को देखना है, इंक्वायरी करना है। जब पुलिस व्यवस्था है हमारे देश में, तो ये अपने हाथ में कानून लेने के क्यों गए थे? चलिए इसका जवाब दिलीप पांडे आप संक्षिप्त दीजिए, ब्रेक पर जाना होगा। आनंद प्रधान से मैं बात नहीं कर पाया, दिलीप पांडे। और सवाल ये उठता है कि धरना कब तक चलेगा, और जब तक धरना चलेगा अगर वहीं केजरीवाल बैठे रहेंगे तो जो पूरी दिल्ली है, एक तरह से बहुत सारे लोग जाते आते हैं, उनकी परेशानियों के लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं इसलिए किसी भी इलाके में जबरन धरना दे रहे हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिलीप पांडे।
अजीत साहब, यहाँ पे समस्या ये नहीं है कि क्या हुआ, समस्या यहाँ पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने ऐसी राजनीति कभी देखी नहीं है। उनको बहुत दर्द हो रहा है इस बात से कि आम आदमी पार्टी इस तरह से राजनीति करके कैसे जनता के नजदीक पहुंच जा रही है। महाबल मिश्रा जी प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, जब वो कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती ने कानून तोड़ा है, क्या वो कोई एविडेंस देने की बात है? क्या उनको पता है कि जब सोमनाथ भारती वहां पहुंचे, देखिए भारत होने से पहले सोमनाथ भारती चलिए, एक मिनट आप सबको रोक रहा हूँ। दिलीप पांडे, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं है। एक मिनट आप सबको रोक रहा हूँ। दिलीप पांडे, आमोद कंट आपको फासिस्ट कर रहे हैं, विजय गुप्ता ब्लैकमेलर कर रहे हैं, महाबल मिश्रा भी आपको अराजक कर रहे हैं। और एक मिनट माफ करें आनंद जी, आपके पास देर से आप आए। दिलीप पांडे, जोकर कहा है, कमें नाली का कीड़ा कहा है। चलिए कोई बात, एक मिनट इनकी टिप्पणी लेते हैं। आनंद प्रधान, जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल बैठे हैं धरने पर, वो इलाका है जो प्रोहिबिटेड इलाका है, 144 लगा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री थे इसलिए वो गए तो उनके साथ कार्यकर्ता भी है। धीरे धीरे पता नहीं कल से परसों तक क्या तस्वीर होगी। पहले आपकी टिप्पणी, क्या यही तरीका, यही विकल्प था अरविंद केजरीवाल के पास, या कोई दूसरा तरीका अख्तियार कर सकते थे इस टकराव को टालकर? देखिए, मुझे लगता है मैं काफी एक तरह से दुखी हूं, और जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में बनी हैं वो हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस इलाके में धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, उस पिछले साल भी हमने देखा कि नॉर्थ ब्लॉक पर भी धरना हुआ था और दिल्ली की जनता नॉर्थ ब्लॉक तक नौजवान पहुंच गए थे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसी बोट क्लब इलाके में बहुत सारी रैलियां होती रही, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जिस तरह की एक विजिलेंटलिज्म और जिस तरह का एक मोरल पुलिसिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, वो मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात है। बाकी उनके जो मुद्दे हैं, जो सवाल जो उठा रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी यहां इस समय इस तरह से चिल्ला रही है, आपसे सिर्फ 3 महीने पहले गोवा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने वहां का अफ्रीकन नागरिकों को कैंसर बताया, वहां के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके खिलाफ हमले हुए, इसी तरह के नस्लवादी हमले हुए और उसमें एक की मौत भी हो गई। और उस समय भी सारे अफ्रीकन एम्बेसडर्स ने खुल करके उसका विरोध किया, और यह उस समय भी ऐसा लगा था। मुझे लगता है कि और यही नहीं, आप पंजाब में भी एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार के दौरान अभी वहां पर जलंधर में एक अफ्रीकन नौजवान को जिस तरह से पीटा गया, लेकिन अभी तक कोमा में पड़ा हुआ, मैं आनंद जी उस पर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आनंद जी, आप दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं, आप दोनों को रोकना होगा, ब्रेक पर जाने का दामन में भी झांकना चाहिए। ब्रेक के बाद वापस लौटे, ये गलत है, ये गलत है। 1 मिनट, ब्रेक के बाद वापस लौटते इसी चर्चा को जारी रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल क्या वाकई अराजक की तरह काम कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल सड़क से, सचिवालय से फिर जिस ढंग से सड़क पर आए, क्या इसे गलत कहा जा सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल को अब इस तरह से धरने पर बैठने का हक नहीं है?